नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बार-बार आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन-सी परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की जो ओज़ोन परत है, यानी कि जो ओज़ोन मंडल है, वो हमारे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो पराबैंगनी किरणें होती है तो वो हमारी स्किन पे पड़ती है और स्किन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। तो पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? तो ओज़ोन परत। दोस्तों, ओज़ोन परत काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है, जो हमारी मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इनसे जो वायु प्रदूषण हो रहा है, तो इस वजह से जो है ओज़ोन मंडल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत का लोकप्रिय सदन जो है वह कहा जाता है लोकसभा को। दोस्तों, हमारे भारत में जो संसद है, तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं कौन-कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है उसे ही कहा जाता है अस्थायी सदन और इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है तथा इसे निम्न सदन कहा जाता है। जबकि जो राज्यसभा होता है इसे कहा जाता है अस्थायी सदन और इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन। अगला आपका क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, जो तेलंगाना राज्य है वो भारत का सबसे, अभी कहा जाए तो, नया राज्य बना है और इसकी राजधानी जो है हैदराबाद। पहले हैदराबाद किस राज्य की राजधानी थी? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है अमरावती। दोस्तों, कई बार हमने एग्ज़ाम में, खासकर स्टेट एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी प्रदेश के, इस प्रदेश के जिला में कितने संख्या है, यानी कि इस प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो स्पेशली जो आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस स्टेट में कितने ज़िले हैं आप लोग क्लियर रखिएगा। तो हमारे चैनल पे जाएँगे तो बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सटीक आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि कई लोग जो है जिलों की संख्या सही नहीं बताते हैं और वो गलत संख्या दिए हैं। हमने यूट्यूब पे काफ़ी देखे हैं कि बहुत लोग गलत संख्या दिए हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही जानकारी दी है कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, गुजरात में कितने ज़िले हैं, राजस्थान में कितने ज़िले हैं। तो दोस्तों, इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ना फँसे और आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जो है क्लियर कायदे से हो जाए। दोस्तों, भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो भारत में कुल मिला के 771 ज़िले हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि 797, 797 ज़िले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में कुल मिला के 771 ज़िले हैं और अगर आप लोग हमारे चैनल पे जाएँगे तो पूरे स्टेट का जितने भी ज़िले हैं सबको टोटल करेंगे तो आपको 771 ही आएँगे और ये बिल्कुल मैंने 2024 में इसको काउंट किया है पूरा गूगल रिसर्च करके, तब जाके 771 ज़िले हुए हैं। और दोस्तों, अगर इसमें पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भारत सरकार ने 2 ज़िलों को बनाया है, एक मुज़फ़्फ़राबाद और एक और भी एक ज़िला बनाया है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रशासनिक इकाई भारत की नहीं है, तो इसीलिए उसको नहीं जोड़ा जाता है, तो 771 है। अगर आपका क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं और 771 की जगह 773 अगर आंसर दें, अगर आपको विकल्प मिले तो 773 भी सही कीजिएगा, क्योंकि 771 और प्लस 2 पीओके के जो द 2 ज़िले हैं, तो उनको जोड़ के 773 हो जाएँगे। तो दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ है? तो देखिए, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहते हैं। ये जो है खड़कवासला, पुणे में है, ठीक है? ये पुणे के पास एक खड़कवासला नामक जगह है, वहीं पे ने एनडीए का जो है वो एनडीए का वहीं पे है अकादमी। और जो एनडीए है वो आप 12th अगर अपीयरिंग रहते हैं या फिर 12th क्वालीफाई कर लिए होते हैं, तो आप जो है नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्ज़ाम होता है उसे दे सकते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं और अगर आप उसे क्लियर करते हैं तो आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है पुणे में भेजा जाता है। और पुणे कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है? और अगर आप लोग नेशनल डिफेंस अकेडमी को जो है जॉइन कर लेते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन आर्मी में होता है तो आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा और अगर आपका सिलेक्शन जो है एयरफोर्स में होता है तो आपको डायरेक्ट फ्लाइंग अफसर बनाया जाएगा और अगर आपका सिलेक्शन जो है एनए यानी कि नवल अकेडमी यानी कि नौसेना में होता है, तो आपको डायरेक्ट जो बनाया जाएगा सब लेफ्टिनेंट, ठीक है? तो ये एनडीए के थ्रू होता है। सीडीएस के थ्रू भी आप लोग जो है ये पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सीडीएस जो है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के जलीय सीमा में कुल कितने देश लगे हैं? यानी कि भारत जो है अपनी जलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो वह 3+4। देखिए दोस्तों, कुल 7 कंट्री है, लेकिन मैंने 3+4 क्यों कहा है? क्योंकि देखिए 3 जो कंट्री हैं वो भारत के स्थलीय और जलीय दोनों रूप से लगे हुए हैं। जैसे कि जो आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार हो गए, तो इसके साथ भारत अपनी सीमा स्थलीय और जलीय दोनों साझा करता है। जबकि 4 ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत अपनी केवल जलीय सीमा साझा करता है और वो 4 देश कौन-कौन से हैं? तो वह 4 देश हैं मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इन चारों देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगी है, केवल जलीय सीमा लगी है। तो भारत के
के जलीय सीमा में कुल कितने देश लगे हैं, तो वह है 7। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोहा का रासायनिक नाम क्या है, तो लोहा का रासायनिक नाम जो है वो है फेरियम, ठीक है। लोहा यानी कि आयरन का रासायनिक नाम क्या है, फेरियम। और फेरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो होता है 26। और फेरियम का जो है जो संकेत क्या है, तो वो है Fe, ठीक है, वो Fe26। नेक्स्ट है कि राष्ट्रबंधु की उपाधि किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रबंधु की उपाधि जो है राजीव दीक्षित को प्राप्त है। दोस्तों आप लोग जो है किसे कौन सा उपाधि प्राप्त है, यानी कि महापुरुषों के उपनाम को जो है अपना क्लियर कर लीजिएगा, इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको मिस नहीं होना चाहिए, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो राष्ट्रबंधु की उपाधि किसे प्राप्त है, राजीव दीक्षित के। राजीव दीक्षित का जन्म कहाँ हुआ था, राजीव दीक्षित का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु जो है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक जो है जगह है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आदमी थे, इनका यूट्यूब पे स्पीच है, आप लोग इनकी स्पीच को सुनिएगा, काफ़ी राष्ट्रभक्ति से भरी हुई इनकी स्पीच है। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, अगर ये जिंदा होते, जीवित होते, तो आज जो है भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गया होता। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एनडीए अभी मैंने जो आपको बताया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। दोस्तों एनडीए का एक और फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये स्पेशली जो है बीजेपी का एक गठबंधन कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे राजग भी कहा जाता है, राजग। और ये जितने भी बीजेपी के साथ जो पार्टी होती है, तो वो उनका जो गठबंधन होता है, तो वो एनडीए कहलाता है, ठीक है। एनडीए की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1998 में एनडीए की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग जो अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें फुल फॉर्म को भी बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, जिसमें कि आपका फुल फॉर्म आता है बीडीसी का फुल फॉर्म बताइए, जबकि बहुत से लोगों को बीडीसी का फुल फॉर्म पता ही नहीं होता है। हर बार वो चुनाव में जो है भाग लेते हैं, चुनाव वोट करते हैं, लेकिन बीडीसी को भी वोट करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएमके का फुल फॉर्म। तो आप लोग जो है अपना फुल फॉर्म क्लियर रखिएगा, ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ना फंसे। अगला आपका क्वेश्चन है कि कारगिल भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों कारगिल जो जिला है, कारगिल नामक जो जगह है, वह भारत का जो है लद्दाख नामक जिला में लद्दाख नामक राज्य में है। दोस्तों इसको लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश में ही कारगिल और लेह 2 जिले हैं, ठीक है। लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। दोस्तों कारगिल क्यों प्रसिद्ध है, तो कारगिल नामक जगह पे ही 1999 में पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी जो है भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और पाकिस्तान को हार हुई थी। तो वो युद्ध कहाँ हुआ था, वो कारगिल नामक जगह पे हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। दोस्तों जो श्री राम मंदिर के वास्तुकार है, यानी कि श्री राम मंदिर के निर्माण कर्ता कौन है, श्री राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया, तो वह जो है उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। श्री राम मंदिर के वास्तुकार हैं जो है चंद्रकांत सोमपुरा, और ये कहाँ के हैं, तो ये गुजरात राज्य के हैं। तो दोस्तों राम मंदिर से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में, तो आप इसे क्लियर रखिएगा, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि उल्टा नाम जपत हरिनामा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसमें हरि शब्द का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों ये पर्यायवाची पूछा है। दोस्तों पहले हमारे हिंदी के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते थे कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, अंधेरे का विलोम क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे हमारा जो है रामचरितमानस का ये चौपाई है, और रामचरितमानस की चौपाई से हमें जो है हमारा व्यक्तित्व विकास भी होता है, और इसका अच्छा संदेश भी हमारे अंदर जाता है। तो इसीलिए जो है रामचरितमानस चौपाई दे दिए जा रहे हैं, उनमें से शब्दों को पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि हरि शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो पर्यायवाची आप लोग पता होगा कि समानार्थी शब्द, तो हरि शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भगवान, ठीक है। हरि का समानार्थी शब्द भगवान होता है। तो उल्टा नाम जपत हरिनाम वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दोस्तों कहा गया है ना कि अगर व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को करने लगे, अगर मान लीजिए आप मैथ में कमजोर है, आप लोग जो है हिंदी में कमजोर है, तो अगर उसको बार बार पढ़ेंगे, आप लोग जो है भूगोल में कमजोर है, इतिहास में कमजोर है, बार बार उसे पढ़ेंगे, तो आप जो है उसे बिल्कुल जो है कंठस्थ कर लेंगे। तो वहीं इसमें कहा गया है कि उल्टा नाम जपत हरिनामा, यानी कि जब वाल्मीकि जिन्हें हरिनाम जपना स्टार्ट किया, तो वो उल्टा जप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसे सही जपने लगे, और वो बहुत ही बड़े ज्ञानी हो गए, ठीक है। और उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास से कोई भी व्यक्ति जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है
कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है। तो देखिए सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम जो है ड्यूटी, जीवन पर्यंत जो है ये कर्तव्य जो बीएसएफ का जो है आदर्श वाक्य है और बीएसएफ का हेडक्वार्टर का है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी आपके मिलिट्री हो या फिर पैरामिलिट्री हो या फिर सीएफएफ हो, इनका हेडक्वार्टर मैक्सिमम का हेडक्वार्टर का है तो वह है नई दिल्ली। तो मान लीजिए बीएसएफ का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर का है, तो असम राइफल का हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जो है पता नहीं है कि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर एनआईए का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर जो है एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एसएसबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन अगर आपके विकल्प में अगर नई दिल्ली दिया है तो आप लोग जो है नई दिल्ली को ही सही कीजिएगा, क्योंकि नई दिल्ली में मैक्सिमम आपके डिफेंस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आप लोग जो है हेडक्वार्टर हमारे चैनल पे जाएंगे तो ये जो सेनाओं के आदर्श वाक्य हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, आपको सेनाओं के आदर्श वाक्य के भी वीडियो मिलेंगे और साथ ही साथ इनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, खासकर आपके डिफेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर डिफेंस का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर वीडियो होगा और साथ ही साथ आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बीएसएफ का आदर्श वाक्य, एसएसबी का मुख्यालय, एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया। तो यह जो समय था वो तारीख थी 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, यानी कि उस दिन संविधान तैयार होकर रेडी हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है हमारे देश में लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसी दिन से जो है हमारा देश गणतंत्र हो गया। और संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामायण की भाषा क्या है। तो दोस्तों रामायण की भाषा जो है वो है संस्कृत, ठीक है। रामायण की भाषा जो है वो है संस्कृत। और रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने सॉरी दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता है, जबकि रामायण के रचयिता कौन है, तो वह है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने इसे संस्कृत भाषा में और जो है इसको श्लोक के रूप में इसे लिखा है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में इसे चौपाई के रूप में लिखा है। तो दोस्तों रामायण से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके रामायण के क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पे जाएंगे तो सारी जानकारी रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। कई वीडियो वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे आपको बताया गया है कि रामायण की भाषा क्या है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं, रामायण में कितने श्लोक है, रामायण में राम कहाँ के राजा थे, तो ये दशरथ, जो राम जी थे वो थे अयोध्या के राजा और राजा दशरथ के ये पुत्र थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी। जी हाँ दोस्तों, स्टेपी जो है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो वायुसेना का पूर्वी कमान जो है वह है शिलोंग में। दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे तीनों सेनाओं के जो सैन्य कमांड है वो उसमें बताए गए हैं। तो आर्मी के कितने कमांड है, तो 7 है। एयरफोर्स के कितने कमांड, तो वो 7 है। और नेवी के कितने कमांड, तो वो 3 है। तो टोटल भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो वह है 17, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्मी का दक्षिणी कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का मध्य कमांड कहाँ है, नेवी का पूर्वी कमांड कहाँ है। तो आप लोग जो हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ डिफेंस एग्जाम तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी है, आपकी बेसिक जानकारी है। तो इसे क्लियर कर लीजिएगा और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ईसीआर का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है हाजीपुर नामक जगह में। जी हाँ दोस्तों, हाजीपुर नामक जगह में जो है पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। और हाजीपुर का है तो वो बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार राज्य का जो वैशाली नामक जिला है तो वहीं पे हाजीपुर नामक शहर है और हाजीपुर में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। दोस्तों ईसीआर के कुल कितने, देखिए ईसीआर जो है वो है जोन, ठीक है। ईसीआर क्या है, ईसीआर जो है जोन है, ठीक है। और इसके कितने डिवीजन है, तो ईसीआर के 5 डिवीजन है, कुल 5 डिवीजन है। कौन कौन से, तो हाजीपुर है, समस्तीपुर है, दानापुर, डीडी में यानी कि जो पंडित दीनदयाल नगर जो है ये एक उसका हेडक्वार्टर है जिसका पुराना नाम मुगलसराय है। और एक है इसका धनबाद, ठीक है, धनबाद। तो कुल कितने इसके डिवीजन हो गए, तो कुल 5 डिवीजन है। हाजीपुर, दानापुर, समस्तीपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है और एक है धनबाद। तो हाजीपुर इसका हेडक्वार्टर है ईसीआर का, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी चाहे किसी भी स्टेट का हो वह होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, जिसे हम लोग महानिदेशक कहते हैं।
तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको पुलिस से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल यूनिक वीडियो मिलेंगे। आप लोग जो है अगर पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पे जाएँगे तो पूरा एक इसका अलग से प्लेलिस्ट है, उसे देख लीजिएगा, ताकि आपका जो बेसिक है पुलिस के लेकर उससे क्लियर हो जाए। और स्पेशली मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस पे वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहद ज्ञानवर्धक है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कलम आज उनकी जय बोल इस कविता के लेखक कौन है? तो दोस्तों कलम आज उनकी जय बोल कविता के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कलम आज उनकी जय बोल कविता के लेखक हैं। और जो कलम आज उनकी जय बोल है इसमें वीर रस की काफ़ी ज़्यादा जो है अनुभूति दी गई है, क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कविताओं में वीर रस काफ़ी ज़्यादा जो है समागम होता है और इनकी कविताएं जो है देश प्रेम की भावना से हमें ओत-पोत कर देती है, इतनी बेहतरीन इनकी कविताएँ होती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है कलम आज उनकी जय बोल के लेखक हैं। और दोस्तों आप अपना जो है पुस्तक और उनके लेखक को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना फँसे, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है पुस्तक और उनके लेखक में पूछ देता है कि रामायण के रचयिता कौन है, अजातशत्रु के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन-सा होता है? तो दोस्तों जो हिंदी कैलेंडर होता है उसका अंतिम महीना होता है फाल्गुन महीना। जी हाँ दोस्तों, हिंदी कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। प्रथम महीना इसका चैत्र होता है, द्वितीय बैसाख होता है। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और ये उस चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सबसे अंतिम महीना होता है वो है फाल्गुन महीना। जबकि इसका प्रारंभिक महीना कौन-सा होता है? तो होता है चैत्र मास। ठीक है? तो जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में और हमारे दोस्तों को ये पता नहीं होता, क्योंकि उनको सारी जो जानकारी है वो इंग्लिश कैलेंडर के बारे में है। लेकिन हमें अपने हिंदी कैलेंडर को भी जानकारी रखना चाहिए। अभी उसका महत्व तो भले ही कम हो गया है, लेकिन उसकी जो सटीक उसमें जानकारी है, तो वो उतनी सटीक जानकारी आपको इंग्लिश कैलेंडर में भी नहीं मिल पाती है। और इंग्लिश कैलेंडर जो है हिंदी कैलेंडर को ही देखकर बनाए जाते हैं। तो हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन-सा है? फाल्गुन है और प्रथम महीना चैत्र है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये आपका नागरिक शास्त्र से या फिर कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन है कि प्रथम नागरिक किसे कहते हैं बिहार में गाँव का? तो बिहार में गाँव का प्रथम नागरिक मुखिया कहलाता है, ठीक है? और वहीं उत्तर प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो ये प्रधान कहलाता है। जबकि वहीं अगर बात की जाए कि हरियाणा में प्रथम नागरिक, हरियाणा में या फिर राजस्थान में या फिर आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो गाँव का प्रथम नागरिक सरपंच कहलाता है। और बिहार में और झारखंड में प्रथम नागरिक गाँव का मुखिया कहलाता है। दोस्तों बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे मुखिया भी होता है, सरपंच भी होता है, लेकिन इनमें दोनों में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जाएँगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिहार राज्य है या फिर उत्तर प्रदेश, इनमें प्रधान, मुखिया, सरपंच, इन तीनों में क्या अंतर होता है। और आपका जो है जो बेसिक नॉलेज है आपका त्रिस्तरीय जो चुनाव होती है हमारे देश में, तो उसका जो है बेसिक नॉलेज आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका राजनीति विज्ञान भी स्पष्ट हो जाए। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ है? तो देखिए हवा महल जो है वो जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी जो है वह जयपुर और वहीं पे हवा महल है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में कथन पूछ देता है कि वेदों की ओर लौटो किसका कथन है, भारत छोड़ो किसने कहा था, करो या मरो यह किसका नारा है। तो आप लोग इसको क्लियर रखिएगा, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ना फंसे। तो दोस्तों मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी मांसाहार के काफ़ी खिलाफ थे, साथ ही साथ ये मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे और साथ ही साथ ये अंधविश्वास के भी खिलाफ थे। जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम था जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, और वो आर्य समाज के संस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद जी है जो मांसाहार के काफ़ी जो विरोधी थे, इसलिए वो कहते थे कि मांसाहार कमज़ोरों पर जुल्म है, और ये अंधविश्वास के भी काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? तो जो अक्षांश रेखाएँ हैं वह जो है इनको जो विषुवत रेखा के ये समानांतर होती है, ठीक है? विषुवत रेखा के समानांतर होती है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर इनको कहीं से भी नापा जाए तो 111 किलोमीटर होती हैं, ठीक है? और ये अक्षांश रेखाएँ जो है कितनी होती हैं? तो देखिए अक्षांश रेखाएँ जो है जो उत्तर में भी 90 होती हैं और दक्षिण में भी इनकी संख्या 90 होती है। यानी कि 90 + 90 180 और एक विषुवत रेखा, तो मिला के 181 अक्षांश रेखाएँ होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों हमारे देश में जो है चुनाव बहुत पहले से होते आ रहे हैं, 1950-51 से चुनाव होते हैं, लेकिन मतदाता अपना वोट करता है, लेकिन उसको अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल पाता है। और इसीलिए जो है आज तक हमारे भारत की जो है
ना गरीबी दूर हो पाई, ना अशिक्षा दूर हो पाया, ना बेरोजगारी दूर हो पाई। क्योंकि हमें चुनाव में जो है वोट देने का आज़ादी प्राप्त ही नहीं है। हम ना चुनाव देने में वोट दे पाने की आज़ादी प्राप्त है और ना ही हम लोग जो है उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ना हम लोग वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं और ना अपनी उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये फिर कैसा लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र का एक बिल्कुल मज़ाक है और ये एक ऐसा संविधान है जो कि हमें 75 साल बाद भी गरीबी से आज़ादी नहीं दिला पाया है, बेरोजगारी से आज़ादी नहीं दिला पाया, भूख से आज़ादी नहीं दिला पाया। शिक्षा से आज़ादी नहीं दिला पाए, तो फिर ऐसे हमें जो है संविधान से क्या फ़ायदा? जो कि बिल्कुल बीमार है, जो कि बिल्कुल कचरा संविधान है, कि जो हमें आज़ादी नहीं दिला पा रहा है, जो हमें ना जात-पात से मुक्ति दिला पाया, तो हमें फिर इस संविधान से फ़ायदा क्या? तो दोस्तों हमें अपने संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, संविधान में जो है अच्छे विधान का वर्णन करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान जो है ये कुछ नहीं है, संविधान से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। हमें संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें वोट देने के लिए और अपना उम्मीदवार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि नौसेना का सब लेफ्टिनेंट थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जो नेवी का सब लेफ्टिनेंट होता है वो थल सेना यानी कि आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्मी का कौन सा अफसर एयरफोर्स के अफसर के बराबर होता है और एयरफोर्स का कौन सा अफसर नेवी के अफसर के बराबर होता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इस विभाग इस सेना के यानी कि वायुसेना के या फिर नौसेना के या फिर एयरफोर्स के किस अफसर कौन सा अफसर जो है किस रैंक के बराबर होता है। तो आप लोग हमारी वीडियो देखें तो आपको पूरी स्पष्ट जानकारी दी गई है। तो आप डिफेंस के लिए अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आप लोग इसे हमारे चैनल पे जाके देखिएगा ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए और आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल ना फंसे। दोस्तों आपका जो कुल 30 क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। आपका एक 31वां क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने सांसद हैं? तो भारत में कुल कितने सांसद हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।